दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो किड नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 1972 की एक मूवी है और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम इस मूवी का रिव्यू, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो और उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जो किड 1972 की अमेरिकी रिविजनिस्ट वेस्टर्न फिल्म है जिसमें क्लिंट ईस्टवुड और रॉबर्ट डुवेल ने अभिनय किया है, जिसे एल्मोर लियोनार्ड ने लिखा है और जॉन स्टर्गेस ने निर्देशित किया है। यह फिल्म एक पूर्व इनाम शिकारी के बारे में है जिसे फ्रैंक हार्लन नामक एक धनी जमींदार ने मैक्सिकन क्रांतिकारी नेता लुइस चामा का पता लगाने के लिए काम पर रखा है, जो भूमि सुधार के लिए लड़ रहा है। यह संशोधनवादी पश्चिमी शैली का हिस्सा है। कथानक 1900 के दशक के आरंभ में न्यू मैक्सिको के सिनोला शहर में जो किड, एक असंतुष्ट पूर्व इनाम शिकारी, भारतीय भूमि पर शिकार करने और शांति भंग करने के लिए जेल में है। मैक्सिकन डाकू क्रांतिकारी लुइस चामा ने स्थानीय जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह का आयोजन किया है, जो गरीबों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं और कोर्ट हाउस पर छापा मारते हैं। चामा को पकड़ने के लिए धनी जमींदार फ्रैंक हार्लन द्वारा एक दल का गठन किया जाता है। किड को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वह मना कर देता है। हार्लन जिद करता है और किड तब नरम पड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि चामा के गिरोह ने उसके खेत पर छापा मारा है और वहां के एक मजदूर पर हमला किया है। दल में कई क्रूर लोग शामिल हैं। पुलिस चामा के ठिकाने के पास एक गांव में घुसती है और बंदूक की नोक पर ग्रामीणों को चर्च में घुसने के लिए मजबूर करती है। वे चामा के आत्मसमर्पण न करने पर 5 मैक्सिकन बंधकों को मारने की धमकी देते हैं। हार्लन अब किड पर भरोसा नहीं करता और उसे भी चर्च में फेंक देता है ताकि वह हेलेन की मदद न कर सके, एक महिला बंदी जो हार्लन को पता नहीं है कि चामा की प्रेमिका भी है और अन्य मैक्सिकन बंधक भी है। किड एक साहसी भागने में सफल होता है। वह चामा और उसके साथियों को ढूंढकर और उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर करके बंधकों को बचाता है। वह हार्लन और पुलिस को बताता है कि वह चामा को शहर में शेरिफ मिशेल के पास पहुंचा देगा। पुलिस सिनोला वापस जाने वाली एक ट्रेन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि एक अकेला शूटर किड और उसके दल को घेर लेता है। वे तब फंस जाते हैं जब हार्लन के समूह का सबसे अच्छा शूटर मिंगो के पास एक उच्च शक्ति वाली राइफल होती है और वह ऊपर की चट्टानों से फायरिंग करता है। हालांकि किड, जो भागने के दौरान गिरोह की एक लंबी दूरी की राइफल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, अब बंदूक को इकट्ठा करता है और मिंगो को मारने में सफल हो जाता है। जब किड और पकड़े गए चामा शहर में पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हरलान पहले से ही बाकी बचे हुए लोगों के साथ वहां मौजूद है और उन सभी को मारने की योजना बना रहा है। किड अपनी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। जेल जाने के लिए किड शहर के सैलून से भाप से चलने वाली ट्रेन चलाता है। किड और हरलान के आदमियों के बीच गोलीबारी होती है। किड दूसरे आदमियों पर जीत हासिल करता है और जज की कुर्सी में छिपकर कोर्ट हाउस में हरलान को मारने में कामयाब हो जाता है। चामा फिर मिशेल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। किड शेरिफ को मुक्का मारता है, क्योंकि शेरिफ ने शिकार की गिरफ्तारी के दौरान उसे मुक्का मारा था, अपना सामान इकट्ठा करता है और हेलेन के साथ शहर छोड़ देता है। रालना क्लिंट ईस्टवुड, जोसेफ जो किड, रॉबर्ट डुवेल, फ्रैंक हार्लन, जॉन सैक्सन, लुइस चामा, डॉन स्ट्राउड, लेमर सिम्स, स्टेला गार्सिया, हेलेन सांचेज, जेम्स वेनराइट ओलिन मिंगो के रूप में, पॉल कोस्लो, रॉय गैनन, ग्रेगरी वालकोट, सिनोला काउंटी शेरिफ बॉब मिशेल, डिक वैन पैटन, होटल मैनेजर, लिन मार्टा एल्मा के रूप में, जॉन कार्टर न्यायाधीश के रूप में, पेपे हर्न पुजारी के रूप में, जोआक्विन मार्टिनेज मनोलो के रूप में, रॉन सोबल रेमन के रूप में, पेपे कैलाहन नाको, क्लिंट रिची डिप्टी केल्विन के रूप में। उत्पादन जॉन एलियट स्टर्गेस,
बटा STRDS बटा 3 जनवरी 1910, 18 अगस्त 1992 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक थे। उनकी फिल्मों में बैड डे एट ब्लैक रॉक 1955, गनफाइट एट द ओके कोरल 1957, द मैग्निफिसेंट सेवन 1960, द ग्रेट एस्केप 1963 और आई स्टेशन जेब्रा 1968 शामिल है। 2013 और 2018 में क्रमशः द मैग्निफिसेंट सेवन और बैड डे एट ब्लैक रॉक को कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण संरक्षण के लिए चुना गया था। एक आजीविका। स्टरगेस ने 1932 में हॉलीवुड में एक संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टरगेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना वायुसेना की पहली मोशन पिक्चर यूनिट में एक कप्तान के रूप में वृत्तचित्र और प्रशिक्षण फिल्मों का निर्देशन किया। स्टरगेस का मुख्यधारा का निर्देशन करियर द मैन हू डेयर 1946 से शुरू हुआ, जो कई भी फिल्मों में से पहली थी। सस्पेंस फिल्म बैड डे एट ब्लैक रॉक 1955 में उन्होंने स्पेंसर ट्रेसी को एक विशाल रेगिस्तान पैनोरमा के खिलाफ अकेले रखकर वाइडस्क्रीन सिनेमास्कोप प्रारूप का कल्पनाशील उपयोग किया, जिसे फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर नामांकन मिला। अपने करियर के दौरान स्टरगेस ने शैली फिल्म निर्माण के दायरे में ऊंचे चरित्र आधारित नाटक के लिए प्रतिष्ठा विकसित की। एक बार उनकी मुलाकात अकीरा कुरोसावा से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन्हें द मैग्निफिसेंट सेवन, जो कुरोसावा की सेवन समुराई की रीमेक थी, बहुत पसंद है। स्टरगेस इसे अपने पेशेवर करियर का सबसे गौरवपूर्ण क्षण मानते हैं। 3 द मैग्निफिसेंट सेवन 2013 की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री सूची में शामिल थी। 4 स्टरगेस ने टिप्पणी की कि इसकी लोकप्रियता कुछ हद तक कई युवा अभिनेताओं के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में है, जो जापान से मैक्सिको तक के लोकेल को पहुंचाती है, यूल ब्रायन के करियर में एक मोड़ लाती है, और इसके स्कोर का कुछ हिस्सा मार्लबोरो सिगरेट के वाणिज्यिक थीम के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 5 1992 में उनकी मृत्यु हो गई। पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित अकादमी पुरस्कार बैड डे एट ब्लैक रॉक। नामांकित पाल्मे डियोर, कान फिल्म महोत्सव, बैड डे एट ब्लैक रॉक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, बैड डे एट ब्लैक रॉक। नामांकित सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, गनफाइट एट द ओके कोरल फिल्म। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार विजेता ब्लू रिबन अवार्ड्स, जापान, द ओल्ड मैन एंड द सी। नामांकित सर्वश्रेष्ठ फिल्म ह्यूगो पुरस्कार, मैरून्ड, साथ ही पटकथा लेखक मेयो साइमन, लेखक मार्टिन कैडिन। नामांकित ग्रैंड प्रिक्स, मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, द ग्रेट एस्केप। विजेता गोल्डन एडी, वर्ष का फिल्म निर्माता, अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स, 1970। विजेता गोल्डन बूट पुरस्कार, 1992। फिल्मोग्राफी। द मैन हू डेयर्ड, 1946। शैडोड, 1946। एलियास मिस्टर ट्वाइलाइट, 1946। फॉर द लव ऑफ रस्टी, 1947। कीपर ऑफ द बीज, 1947। थंडरबोल्ट, 1947। द साइन ऑफ द राम, 1948। बेस्ट मैन विंस, 1948। द वॉकिंग हिल्स, 1949। द मैग्निफिसेंट यांकी, 1950। द कैप्चर, 1950। मिस्ट्री स्ट्रीट, 1950। राइट क्रॉस, 1950। दयालु महिला, 1951। द पीपल अगेंस्ट ओहारा, 1951। इट्स ए बिग कंट्री, 1951। द गर्ल इन व्हाइट, 1952। जेपार्डी, 1953। फास्ट कंपनी, 1953। फोर्ट ब्रावो से पलायन, 1953। बैड डे एट ब्लैक रॉक, 1955। अंडर वाटर, 1955। द स्कारलेट कोट,
1955, बैकलैश 1956, ओके कोरल में गोलीबारी 1957, सैडल द विंड बिना श्रेय 1958, द लॉ एंड जेक वेड 1958, द ओल्ड मैन एंड द सी 1958, गन हिल से अंतिम ट्रेन 1959, कभी इतने कम नहीं 1959, द मैग्निफिसेंट सेवन 1960, लव पॉजेस्ट 1961, सार्जेंट 3 1962, एक लड़की जिसका नाम तामिको है 1963, द ग्रेट एस्केप 1963, द सैटर्न बग 1965, द हेलुया ट्रेल 1965, ओवर ऑफ द गन 1967, आइस स्टेशन जेब्रा 1968, मरूंड 1969, ले मेंस बिना श्रेय निर्माण के दौरान छोड़ दिया गया 1971, जो किड 1972, चिनो 1973, मैकक्यू 1974, द ईगल हैज लैंडेड 1976, संदर्भ जेनिंग्स लैंग ने ईस्टवुड को इसकी पटकथा दी थी, जिसे उपन्यासकार एल्मोर लियोनार्ड ने लिखा था। मूल रूप से द सिनोला कोर्ट हाउस रेड 3 कहलाने वाली यह कहानी रीस टिजेरिना से प्रेरित एक चरित्र के बारे में थी, जो रॉबर्ट एफ कैनेडी का एक प्रबल समर्थक था, जिसे जून 1967 में एक घटना में न्यू मैक्सिको के टिएरा अमरिला में एक कोर्ट हाउस पर धावा बोलने, बंधक बनाने और यह मांग करने के लिए जाना जाता है कि हिस्पैनिक लोगों को उनकी पुश्तैनी जमीनें वापस कर दी जाएं। लियोनार्ड ने अपनी कहानी में टिजेरिना को, जिसका नाम उन्होंने लुइस चामा रखा था, एक अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। यह भूमिका जॉन सैक्सन को मिली। रॉबर्ट डुवेल को फ्रैंक हार्लन की भूमिका में लिया गया, जो एक निर्दयी जमींदार है, जो ईस्टवुड के चरित्र, जो किड नामक एक पूर्व फ्रंटियर गाइड को अपराधियों का पता लगाने और उन्हें डराने के लिए रखता। जॉन स्टरगेस द्वारा निर्देशित, जिन्होंने पहले गनफाइट एट द ओके कोरल 1957, द मैग्निफिसेंट सेवन 1960 और ओवर ऑफ द गन 1967 जैसे वेस्टर्न का निर्देशन किया था, का फिल्मांकन नवंबर 1971 में ओल्ड टक्सन में शुरू हुआ। एक अन्य फिल्म निर्माण, जॉन हस्टन की द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जज रॉय बीन के साथ ओवरलैप हुआ, जिसकी शूटिंग अभी खत्म हो रही थी। 4 फिल्म के आउटडोर दृश्यों को कैलिफोर्निया के बिशप के पास योसेमाइट नेशनल पार्क के दक्षिण पूर्व में फिल्माया गया था। 4 अभिनेता शुरू में फिल्म के 3 मुख्य पात्रों की ताकत और नायक जो किड कैसे सामने आएंगे, इस बारे में अनिश्चित थे। 5 लेखक लियोनार्ड के अनुसार तीनों के बीच शुरुआती धीमा विकास शायद इसलिए हुआ क्योंकि कलाकार शुरू में स्टरगेस के निर्देशन से इतने अचंभित थे। 5 फिल्म के दौरान ईस्टवुड पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे, वे ब्रोंकियल संक्रमण के लक्षणों से पीड़ित थे। इसके अलावा उन्हें कई बार घबराहट के दौरे भी पड़े। मीडिया में उनके घोड़ों से एलर्जी होने की झूठी रिपोर्ट दी गई। 6 निर्माण के दौरान समापन की स्क्रिप्ट को तब बदल दिया गया जब निर्माता रॉबर्ट डेली ने मजाक में कहा कि चरमोत्कर्ष में एक ट्रेन को बाररूम से टकराना चाहिए, और इसे कलाकारों और क्रू द्वारा गंभीरता से लिया गया, जिन्होंने सोचा कि यह एक बढ़िया विचार है। 4 यह उन कई फिल्मों में से एक थी जिसमें सैक्सन ने एक मैक्सिकन की भूमिका निभाई थी। 7 स्वागत, जो कि जुलाई 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी, और इसने अंततः घरेलू किराए में $5.8 मिलियन की वापसी की, जिससे यह वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली पश्चिमी फिल्मों में से एक बन गई। 3 फिल्म को आलोचकों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रोजर ग्रीनस्पन ने लिखा, शायद अपने पहले आधे घंटे के लिए जॉन स्टरगेस की नई वेस्टर्न, जो किड, आश्चर्यजनक रूप से अच्छी लगती है। कुछ भी उल्लेखनीय नहीं, लेकिन मामूली रूप से सभ्य, एक ऐसा एहसास जो लगातार कम होते भरोसे के साथ लगभग चरमोत्कर्ष तक बना रहता है, जब सब कुछ झूठी नाटकीयता, मूर्खतापूर्ण प्रतीकवाद और मुझे संदेह है कि खराब संपादन की चमक में फेंक दिया जाता है। 8 शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 2 स्टार दिए और लिखा,
जो किड में क्लिंट ईस्टवुड के बारे में मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि वह कम बोलने वाले एक क्रूर बंदूकधारी की भूमिका निभाते हैं। यह बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है। ईस्टवुड लगभग हमेशा एक क्रूर बंदूकधारी की भूमिका निभाते हैं आदि। हालांकि जो किड के बारे में मजेदार बात यह है कि हम यह नहीं बता सकते कि वह किसकी तरफ है या क्यों। 9 शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने भी वही 2 सितारा ग्रेड दिया और कहा, सभी तरह की विसंगतियों से भरा, जो किड का चरित्र वास्तव में हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए एक सहारा है, जिनमें से अधिकांश या तो अन्य चित्रों से उठाए गए हैं या पूरी तरह से अविश्वसनीय है। अगर ये हिंसक क्रियाएं किसी तरह से रोमांचकारी होतीं तो मुझे लगता है कि उनका स्रोत या विश्वसनीयता कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, और निर्देशक जॉन स्टरगेस की उनकी सुस्त गति केवल उनकी नीरसता को बढ़ाती है। 10 वैरायटी ने लिखा, न्यू मैक्सिको भूमि संघर्ष में ईस्टवुड को पर्याप्त पहचान नहीं दी गई है, जिसमें उनकी भागीदारी का कोई कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन एल्मोर लियोनार्ड की पटकथा का जॉन स्टरगेस का निर्देशन बंदूकें चलाने और शवों को गिरने के लिए पर्याप्त रूप से सम्मोहक है। 11 लॉस एंजल्स टाइम्स के केविन थॉमस ने इसे एक संक्षिप्त, ठोस रूप से तैयार की गई पश्चिमी फिल्म कहा, जो इसकी टिकाऊ शैली की निरंतर लचीलेपन को प्रमाणित करती है। 12 न्यूयॉर्क पोस्ट ने फिल्म की आलोचना करते हुए अभिनेताओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की, अभिनेताओं को गोबर में जरे हीरे कहा। 13 रॉटन टोमाटोज पर 10 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 80% की स्वीकृति रेटिंग मिली है। 14 यह भी देखे 1972 की अमेरिकी फिल्मों की सूची। संदर्भ ऑल टाइम फिल्म रेंटल चैंप्स वैरायटी 7 जनवरी 1976 पृष्ठ 46 ग्लेन लवेल एस्केप आर्टिस्ट द लाइफ एंड फिल्म्स ऑफ जॉन स्टरगेस यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन प्रेस 2008 पृष्ठ 277 ह्यूजेस पृष्ठ 26 मैककिलिगन 1999 प्री 218 मैककिलिगन 1999 प्री 217 मैककिलिगन 1999 प्री 219 वैग स्टीफन 29 जुलाई 2020 सेक्सन के शीर्ष 12 चरण फिल्मिंग ग्रीनस्पन रोजर 20 जुलाई 1972 फिल्म ईस्टवुड वेस्टर्न द न्यूयॉर्क टाइम्स 26 एबर्ट रोजर 18 जुलाई 1972 जो किर शिकागो सन टाइम 12 मई 2019 को पुनः प्राप्त रोजरिबर्ट.com के माध्यम से सिस्केल जीन 17 जुलाई 1972 जो किर शिकागो ट्रिब्यून धारा 2 पृष्ठ 12 फिल्म समीक्षा जो किड वैरायटी 12 जुलाई 1972 17 थॉमस केविन 19 जुलाई 1972 ईस्टवुड ऑन ट्रायल इन किड लॉस एंजल्स टाइम भाग 4 पृष्ठ 10 ह्यूजेस पृष्ठ 27 जो किर सरे हुए टमाटर पुनः प्राप्त किया 19 मार्च 2022 ग्रंथ सूची अपने यथार्थवाद और सशक्त संवाद के लिए आलोचकों द्वारा सराहे गए लियोनार्ड ने कहानी को गति देने के लिए कभी कभी व्याकरण के साथ स्वतंत्रता ली। 27 अपने निबंध एल्मोर लियोनार्ड के लेखन के 10 नियम में उन्होंने कहा, मेरा सबसे महत्वपूर्ण नियम वह है जो 10 को सारांशित करता है। यदि यह लेखन जैसा लगता है तो मैं इसे फिर से लिखता हूं। उन्होंने यह भी कहा, मैं उन हिस्सों को छोड़ने की कोशिश करता हूं जिन्हें पाठक अक्सर छोड़ देते हैं। 27 लियोनार्ड को उस शहर के लोगों के उनके अंतरंग चित्रों के कारण डेट्रॉयट का डिकेंस कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा, अगर मैं बफेलो में रहता तो मैं बफेलो के बारे में लिखता। 10 90 उनका पसंदीदा उपनाम उन्हें ब्रिटेन के न्यू म्यूजिकल एक्सप्रेस द्वारा दिया गया था। रिवाल्वर के साथ जंगली गधों का कवि पुरस्कार विजेता। 28 संवाद के लिए उनके कान की प्रशंसा सॉल बेलो और मार्टिन एमिस जैसे लेखकों ने की है।
आपका गधेर रेमंड चांडलर को अनाड़ी दिखाता है। एमिस ने 1998 में बेवर्ली हिल्स में राइटर्स गिल्ड इवेंट में लियोनार्ड से कहा। 29 स्टीफन किंग ने लियोनार्ड को महान अमेरिकी लेखक कहा। 30 बोस्टन विश्वविद्यालय के चार्ल्स रेजेप्का के अनुसार लियोनार्ड की मुक्त अप्रत्यक्ष प्रवचन की महारत, एक तीसरे व्यक्ति की कथा तकनीक जो किसी चरित्र के विचारों तक तत्काल पहुंच का भ्रम देती है, हमारे समय में बेजोर है और सभी समय में सबसे सुरक्षित है, भले ही हम जेन ऑस्टेन, गुस्ताव फ्लेबर्ट और हेमिंग्वे को इसमें शामिल करें। 31 लियोनार्ड ने अक्सर हेमिंग्वे को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बताया, लेकिन उनके हास्य की कमी की भी आलोचना की। 32 फिर भी यह हेमिंग्वे और जॉर्ज वी हिगिंस के लिए लियोनार्ड का स्नेह ही था, जिसने उन्हें अपने निजी कागजात दक्षिण कैरोलिना विश्वविद्यालय को सौंपने के लिए प्रेरित किया, जहां हेमिंग्वे और हिगिंस के कई कागजात संग्रहीत हैं। लियोनार्ड के कागजात विश्वविद्यालय के इरविन डिपार्टमेंट ऑफ रेयर बुक्स एंड स्पेशल कलेक्शन में रहते हैं। 33 34 जॉन स्टीनबेक एक और प्रभाव था, उद्धरण की आवश्यकता। लियोनार्ड का उनके बाद आने वाली अपराध लेखकों की पीढ़ी पर बहुत गहरा प्रभाव था, जिनमें जॉर्ज पेलेकेनोस, माइकल कोनेली, डेनिस लेहेन और लॉरा लिपमैन शामिल थे। 35 एंथनी लेन ने लियोनार्ड की संवाद सुनने की क्षमता की प्रशंसा की, उनकी तुलना डिकेंस और एवलिन वॉ से की। 1 लियोनार्ड एक अक्षर या एक खाली जगह से काम चला लेते हैं, जहां अक्षर होना चाहिए। सिटी प्राइमवल 1980 के अध्याय 4 में क्लेमेंट नाम का एक व्यक्ति पूछता है, अल्बानियन आखिर क्या है? टाइपसेटर ने शायद इसे टाइपो समझ लिया हो, लेकिन लियोनार्ड ने कभी गलत नहीं सुना। इस मामले में अन्य मामलों की तरह वे हेमिंग्वे की तरह कम थे, जिसके वे प्रशंसक थे और जिसकी तुलना अक्सर उनसे की जाती थी, और डिकेंस की तरह एक और शहरी बच्चा जो अपनी नाक और कान जमीन पर लगाए रहता था। साहित्यिक प्रतिभा का एक सबूत हम कह सकते हैं अपनी मातृभाषा के प्रति लोकतांत्रिक उदारता है। यह दृढ़ विश्वास की भाषण का हर हिस्सा या कण, चाहे वह कितना भी विनम्र क्यों न हो, उपयोग में लाया जा सकता है। वे अब चले गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक बढ़िया सांत्वना दी है। यदि आपने उन्हें कभी नहीं पढ़ा है, या यदि आपने कल तक उनके बारे में कभी नहीं सुना था, या यदि आपको शोक मनाने का कोई उचित तरीका चाहिए, तो 52 पिकअप, लाब्रावा, स्वैग या ग्लिच उठाए और अमेरिका की आवाज़ों को सुने। अटलांटिक सिटी, मियामी, हॉलीवुड और उनके गृह क्षेत्र डेट्रोइट से जोरदार और स्पष्ट और काफी हद तक अव्याकरणिक रूप से पुकारते हुए। एल्मोर लियोनार्ड ने उन्हें सही ढंग से समझा और उन्हें गौरवान्वित किया। जैसा कि क्लेमेंट कहते थे, वे एक लेखक थे। पुरस्कार और सम्मान। 1984 में लाब्रावा के लिए, 1983 के सर्वश्रेष्ठ रहस्य उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार, 1992 मिस्ट्री राइटर्स ऑफ अमेरिका से लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ग्रैंड मास्टर अवार्ड 36, 2008 हेफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड साहित्यिक पुरस्कार अमेरिकी साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, रॉकविले, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका में मोंटगोमरी कॉलेज में आयोजित 13वें वार्षिक एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड साहित्यिक सम्मेलन के दौरान प्राप्त किया गया। 37, 2010 पीबॉडी अवार्ड, एफएक्स जस्टिफाइड, 38, 2012 राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार, विशिष्ट योगदान के लिए पदक, 39। लियोनार्ड को लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका द्वारा 4 खंडों में संकलित किया गया है। वेस्टर्न, लास्ट स्टैंड एट सेबर रिवर, होम्ब्रे, वेल्डेज इज कमिंग, 40 लैशेस लेस 1 और 8 लघु कथाएं, 1970 के दशक के 4 उपन्यास, 52 पिकअप, स्वैग, अननोन मैन नंबर 89, द स्विच, 1980 के दशक के 4 उपन्यास, सिटी प्राइमवल, लाब्रावा, ग्लिच, फ्रीकी डीकी और 4 बाद के उपन्यास, गेट शॉर्टी, रम पंच, आउट ऑफ साइट, टीशोमिंगो ब्लूज और लघु कथा, करेन मेक्स आउट। 40 काम करता है। उपन्यास वर्ष उपन्यास फिल्म रूपांतरण ISBN 1953 बाउंटी हंटर्स ISBN 0-380-82225-3
1954 रेंडाडो में कानून 1990 बॉर्डर शूटआउट ISBN 00622895000 1956 5 छायाओं से बचो ISBN 00600134886 1959 सेबर नदी पर अंतिम संघर्ष 1997 सेबर नदी पर अंतिम संघर्ष ISBN 00622894889 1961 होम्ब्रे 1967 होम्ब्रे ISBN 00622061117 1969 बड़ा उछाल 1969 द बिग बाउंस 2004 द बिग बाउंस ISBN 00621844288 चांदनी युद्ध 1970 द मूनशाइन वॉर ISBN 00622089885 1970 वाल्डे जा रहा है 1971 वाल्डे जा रहा है एल्मोर जॉन लियोनार्ड जूनियर 11 अक्टूबर 1925 20 अगस्त 2013 एक अमेरिकी उपन्यासकार लघु कथाकार और पटकथा लेखक थे। ब्रिटिश पत्रकार एंथनी लेन के अनुसार उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ अपराध लेखकों में से एक माना जाता है। 1950 के दशक में प्रकाशित उनके शुरुआती उपन्यास पश्चिमी थे, लेकिन उन्होंने अपराध कथा और रहस्य थ्रिलर में विशेषज्ञता हासिल की, जिनमें से कई को मोशन पिक्चर्स में रूपांतरित किया गया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में होम्ब्रे, स्वैग, सिटी प्राइमवल, लाब्रावा, ग्लिट्स, फ्रीकी डीकी, गेट शॉर्टी, रम पंच, आउट ऑफ साइट और टीशोमिंगो ब्लूज शामिल है। लियोनार्ड की लघु कहानी 310 टू यूमा को 3:10 टू यूमा के रूप में रूपांतरित किया गया था, जिसे 2007 में फिर से बनाया गया था। रम पंच को क्वेंटिन टारनटिनो फिल्म जैकी ब्राउन 1997 के रूप में रूपांतरित किया गया था। स्टीवन सोडरबर्ग ने 1998 में आउट ऑफ साइट को इसी नाम की फिल्म में रूपांतरित किया। गेट शॉर्टी को 1995 में एक नामांकित फिल्म में रूपांतरित किया गया था और 2017 में इसे इसी नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित किया गया था। उनका लेखन द टॉल टी के साथ साथ एफएक्स टेलीविजन श्रृंखला जस्टिफाइड और जस्टिफाइड सिटी प्राइमवल का आधार भी था। अन्य सम्मानों के अलावा उन्होंने 2009 पेन लाइफटाइम अवार्ड, 2 और 2012 मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर्स जीता। 3-4 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लियोनार्ड का जन्म न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में फ्लोरा अमेलिया, नी रिव और एल्मोर जॉन लियोनार्ड के बेटे के रूप में हुआ था। 5 क्योंकि उनके पिता जनरल मोटर्स के लिए साइट लोकेटर के रूप में काम करते थे, परिवार कई वर्षों तक अक्सर स्थानांतरित हुआ। 1934 में परिवार डेट्रायट में बस गया। 1930 के दशक में 2 समाचार आइटम थे जो लियोनार्ड के कई कार्यों को प्रभावित करेंगे। 6-7 1931 से मई 1934 में मारे जाने तक गैंगस्टर बोनी और क्लाइड एक उत्पात पर थे। 1934 में बेसबॉल टीम डेट्रायट टाइगर्स ने 1935 में सीरीज जीतकर वर्ल्ड सीरीज में जगह बनाई। लियोनार्ड ने खेल और अपराध के साथ आजीवन आकर्षण विकसित किया। उन्होंने 1943 में डेट्रोइट जेसुइट हाई स्कूल विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कमजोर दृष्टि के कारण मरीन के लिए खारिज किए जाने के बाद तुरंत नौसेना में शामिल हो गए, जहां उन्होंने दक्षिण प्रशांत में 3 साल तक सी बीच के साथ काम किया, जहां उन्होंने टाइगर्स पिचर डच लियोनार्ड के नाम पर डच उपनाम अर्जित किया। 8 1946 में डेट्रोइट विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद उन्होंने अधिक गंभीरता से लेखन का पीछा किया, प्रतियोगिताओं में लघु कथाएं दर्ज की और फिर प्रकाशन के लिए पत्रिकाओं में जमा किया। उन्होंने 1950 में अंग्रेजी और दर्शनशास्त्र में स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक किया। स्नातक होने से 1 साल पहले उन्हें कैंपबेलेवाल्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपी राइटर की नौकरी मिल गई, एक पद जिसे उन्होंने कई सालों तक संभाला, साथ ही लेखन भी किया। 9 आजीविका। लियोनार्ड को पहली सफलता 1951 में मिली जब आर्गोसी पत्रिका ने उनकी लघु कहानी
ट्रेल ऑफ द अपाचेस प्रकाशित की। 1950 और 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने वेस्टर्न लिखना जारी रखा, 30 से अधिक लघु कहानियां प्रकाशित की। उनका पहला उपन्यास द बाउंटी हंटर्स 1953 में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद 4 और वेस्टर्न आए। उनके शुरुआती काम से पहले से ही बाहरी लोगों और दलितों के लिए उनका स्नेह दिखाई देता था। उन्होंने अपने पात्रों को संवाद के माध्यम से विकसित किया, प्रत्येक को उनके भाषण के तरीके से परिभाषित किया गया। कई कहानियों में उन्होंने सेटिंग के रूप में एरिजोना और न्यू मैक्सिको का पक्ष लिया। 11 उनकी 5 वेस्टर्न को 1972 से पहले फिल्मों के रूप में रूपांतरित किया गया था। द टॉल टी 1957, 3:10 टू युमा 1957। 1969 में उनकी पहली अपराध कहानी द बिग बाउंस गोल्ड मेडल बुक्स द्वारा प्रकाशित हुई थी। लियोनार्ड इस शैली में लिखने वाले जानेमाने नामों से अलग थे। उन्हें अपने पात्रों और यथार्थवादी संवाद की तुलना में मेलोड्रामा में कम दिलचस्पी थी। उन्होंने मिस्टर मेजेस्टिक दोनों 1974 के लिए पटकथा और उपन्यासीकरण लिखा। एंथनी लेन ने बाद वाले को एक तरबूज उत्पादक के बारे में लिखा गया सबसे अच्छा उपन्यास कहा। कहानियां अक्सर डेट्रॉइट में स्थित होती थीं, लेकिन उन्हें सेटिंग के रूप में दक्षिण फ्लोरिडा का उपयोग करना भी पसंद था। लाब्रावा 1983 का एक उपन्यास जो बाद के स्थान पर सेट है, कि न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा में प्रशंसा की गई, जिसमें कहा गया कि लियोनार्ड रेहे से सस्पेंस लघु कहानी लेखक से उपन्यासकार बन गए। 14 ग्लिच की अपनी समीक्षा में स्टीफन किंग ने लियोनार्ड को रेमंड चांडलर, डैशियल हैमेट और जॉन डी मैकडोनाल्ड की संगति में रखा। 15 लियोनार्ड का मानना था कि 1980 के दशक के दौरान उनकी किताबें मज़ेदार होती जा रही थीं और वह एक ऐसी शैली विकसित कर रहे थे जो अधिक स्वतंत्र और आसान थी। उनकी अपनी पसंदीदा किताबें फ्रीकी डी की 1988 थीं, जो पूर्व हिप्पी अपराधियों के बारे में थी, और डिक्सी माफिया की कहानी टीशोमिंगो ब्लूज 2002। 16 लियोनार्ड के कुछ पात्र कई उपन्यासों में दिखाई देते हैं, जिनमें डकैत चिली पामर, बैंक लुटेरा जैक फोले और यूएस मार्शल कार्ल वेबस्टर और रेयान गिवेंस शामिल है। 18 उनकी मृत्यु के समय उनके उपन्यासों की लाखों प्रतियां बिक चुकी थीं। 19 उनके काम के फिल्म रूपांतरणों में जैकी ब्राउन 1997 शामिल है, जो रमपंच पर आधारित है और इसे लेखक की ट्रेडमार्क लय और गति के लिए श्रद्धांजलि के रूप में वर्णित किया गया है। 19 गेट शॉर्टी 1995, आउट ऑफ साइट 1998 और टीवी श्रृंखला जस्टिफाइड 2010 से 2015 और जस्टिफाइड सिटी प्राइमवल 2023। 20 लियोनार्ड के उपन्यासों पर लगभग 30 फिल्में बनाई गईं, लेकिन कुछ आलोचकों के लिए उनकी विशेष शैली ने प्रिंट में सबसे अच्छा काम किया। 1 व्यक्तिगत जीवन उन्होंने 1949 में बेवरली क्लेयर क्लाइन से शादी की और उनके साथ उनके 5 बच्चे थे, 2 बेटियां और 3 बेटे। 21 1977 में तलाक लेने से पहले 1979 में उनकी दूसरी शादी जॉन लीन लैंकेस्टर उर्फ जॉन शेपर्ड से हुई, जो 1993 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गई। उसी वर्ष बाद में उन्होंने क्रिस्टीन केन से शादी की। 2012 में उनका तलाक हो गया। 22-23 लियोनार्ड ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष मिशिगन के ओकलैंड काउंटी में अपने परिवार के साथ बिताए। 29 जुलाई 2013 को उन्हें स्ट्रोक हुआ। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया था कि वह ठीक हो रहे थे। 24 लेकिन 20 अगस्त 2013 को लियोनार्ड का स्ट्रोक की जटिलताओं के कारण ब्लूमफील्ड हिल्स के डेट्रायट उपनगर में उनके घर पर निधन हो गया। 25, 22, 23 लियोनार्ड के पोते में से एक एलेक्स लियोनार्ड है, जो डेट्रायट बैंड प्रोटोमार्टियर में ड्रमर है। 26 शैली और प्रभाव रॉहाइड के लिए सीबीएस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यूनिवर्सल इंटरनेशनल का कैमरा क्रू फोर्ट ऑर्ड में शूटिंग कर रहा था जब एक उद्यमी सहायक ने ईस्टवुड को देखा और उन्हें निर्देशक से मिलने के लिए आमंत्रित किया। 34
हालांकि यह ईस्टवुड के अनधिकृत जीवनी लेखक पैट्रिक मैकगिलिगन द्वारा विवादित है। 35 ईस्टवुड की आधिकारिक जीवनी के अनुसार मुख्य व्यक्ति चक हिल नाम का एक व्यक्ति था जो फोर्ट ऑर्ड में तैनात था और हॉलीवुड में उसके संपर्क थे। 34 लॉस एंजल्स में रहते हुए हिल ईस्टवुड के साथ फिर से परिचित हो गए और उन्हें एक यूनिवर्सल स्टूडियो में घुसने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने उन्हें कैमरामैन इरविंग ग्लासबर्ग से मिलवाया। 34 ग्लासबर्ग ने आर्थर लुबिन के तहत एक ऑडिशन की व्यवस्था की, जो ईस्टवुड की उपस्थिति और कद तब 36 ल्यूबिन ने सुझाव दिया कि वह नाटक कक्षाओं में भाग ले और अप्रैल 1954 में ईस्टवुड के शुरुआती अनुबंध की व्यवस्था की, जो प्रति सप्ताह $100 पर था। 36 हस्ताक्षर करने के बाद ईस्टवुड की शुरुआत में उनके कठोर तरीके और अपने दांतों से संवाद बोलने के लिए आलोचना की गई, जो एक आजीवन ट्रेडमार्क था। 37 मई 1954 में ईस्टवुड ने सिक्स ब्रिजेस टू क्रॉस के लिए अपना पहला वास्तविक ऑडिशन दिया, लेकिन जोसेफ पेवनी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। 38 कई असफल ऑडिशन के बाद उन्हें अंततः निर्देशक जैक अर्नोल्ड द्वारा रिवेंज ऑफ द क्रिएचर 1955 में एक छोटी भूमिका दी गई, जो हाल ही में रिलीज हुई क्रिएचर फ्रॉम द ब्लैक लैगून की अगली कड़ी थी। 39 सितंबर 1954 में ईस्टवुड ने आर्थर लुबिन की लेडी गोडिवा ऑफ कोवेंट्री पर 3 सप्ताह तक काम किया। फरवरी 1955 में एक भूमिका जीती, जोन्सी की भूमिका निभाई, जो फ्रांसिस इन द नेवी में एक नाविक था, और एक अन्य जैक अर्नोल्ड फिल्म टारेंट्यूला में बिना श्रेय के दिखाई दिया। 41 मई 1955 में ईस्टवुड ने फिल्म नेवर से गुडबाय में 4 घंटे काम किया और अगस्त 1955 में लॉमैन, जिसे स्टार इन द डस्ट के नाम से भी जाना जाता है, में जॉन अगर और मैमी वान डोरेन अभिनीत एक खेत मजदूर, उनकी पहली पश्चिमी फिल्म, की एक छोटी सी बिना श्रेय वाली भूमिका की। 42 यूनिवर्सल ने उन्हें 2 जुलाई 1955 को एनबीसी के एलन इन मूवीलैंड में अपनी पहली टेलीविजन भूमिका प्रदान की, जिसमें हास्य अभिनेता स्टीव एलन, अभिनेता टोनी कर्टिस और स्विंग संगीतकार बेनी गुडमैन ने अभिनय किया। 43 हालांकि उन्होंने एक अभिनेता के रूप में विकास करना जारी रखा, यूनिवर्सल ने 23 अक्टूबर 1955 को उनका अनुबंध समाप्त कर दिया। 44 ईस्टवुड मार्श एजेंसी में शामिल हो गए और हालांकि ल्यूबिन ने उन्हें द फर्स्ट ट्रैवलिंग सेल्स लेडी 1956 में अब तक की सबसे बड़ी भूमिका दी और बाद में उन्हें एस्केपेड इन जापान 1957 के लिए बिना किसी औपचारिक अनुबंध के काम पर रखा, ईस्टवुड संघर्ष कर रहे थे। 45 अपने वित्तीय सलाहकार इरविंग लियोनार्ड की सलाह पर उन्होंने 1956 में कुमिनोलेनिक एजेंसी और 1957 में मिशेल गर्च में स्विच किया। उन्होंने 1956 में एबीसी के रीडर्स डाइजेस्ट श्रृंखला के एक खंड के लिए एक मनमौजी सेना अधिकारी के रूप में और हाईवे पेट्रोल एपिसोड में मोटरसाइकिल गिरोह के सदस्य के रूप में कई छोटी भूमिकाएं निभाईं। 45 1957 में ईस्टवुड ने वेस्ट पॉइंट श्रृंखला में एक कैडेट और डेथ वैली डेज। 1958 में उन्होंने नेवी लॉग के एक खंड में नौसेना के लेफ्टिनेंट की भूमिका निभाई और 1959 की शुरुआत में जेम्स गार्नर के साथ मैवरिक में रेड हार्डिगन के रूप में एक उल्लेखनीय अतिथि भूमिका निभाई, जो एक कायर खलनायक था जो पैसों के लिए एक अमीर लड़की से शादी करने का इरादा रखता था। 46 ईस्टवुड ने लाफायट एस्केड्रिल 1958 में एक एविएटर के रूप में एक छोटा सा हिस्सा निभाया और एम्बुश एट सिमरॉन पास 1958 में कॉन्फेडरेसी के पूर्व विद्रोही के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाई, एक फिल्म जिसे ईस्टवुड अपने करियर का सबसे निचला बिंदु मानते हैं। 47 48 49 1961 में ईस्टवुड 1958 में ईस्टवुड को सीबीएस की घंटे भर की वेस्टर्न सीरीज रॉहाइड में राउडी येट्स के रूप में लिया गया, वह करियर की सफलता जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। 50 51 ईस्टवुड अपने चरित्र से विशेष रूप से खुश नहीं थे। ईस्टवुड लगभग 30 वर्ष के थे और राउडी उनके आराम के लिए बहुत छोटा और भद्दा था। 52 1958 की गर्मियों में एरिजोना में फिल्मांकन शुरू हुआ। 53
रॉहाइड को टीवी रेटिंग में शीर्ष 20 तक पहुंचने में सिर्फ 3 सप्ताह लगे और हालांकि इसने कभी एमी नहीं जीता, यह कई वर्षों तक एक बड़ी सफलता थी और अक्टूबर 1960 से अप्रैल 1961 तक रेटिंग में छठे नंबर पर रही। 54 रॉहाइड वर्ष 1959 से 65, 54, 55, 1963 के अंत तक रॉहाइड की रेटिंग में गिरावट आने लगी थी और स्क्रिप्ट में ताजगी की कमी थी। इसे 1965 से 66 सीजन के मध्य में रद्द कर दिया गया था। 56 ईस्टवुड ने निर्देशन में अपना पहला प्रयास तब किया जब उन्होंने शो के लिए कई ट्रेलर फिल्माए, लेकिन वे निर्माताओं को एक एपिसोड निर्देशित करने के लिए मनाने में असमर्थ रहे। 57 शो के पहले सीजन में ईस्टवुड ने प्रति एपिसोड $750 कमाए। रॉहाइड के रद्द होने के समय उन्हें विच्छेद भुगतान के रूप में प्रति एपिसोड $1,19,000 मिले। 58 1963 से 1969 स्पेगेटी वेस्टर्न और स्टारडम। 1963 के अंत में ईस्टवुड के रॉहाइड के सहकलाकार एरिक फ्लेमिंग ने ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स 1964 नामक एक इतालवी निर्मित वेस्टर्न में अभिनय करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसे उस समय के अपेक्षाकृत अज्ञात निर्देशक सर्जियो लियोन द्वारा स्पेन के एक सुदूर क्षेत्र में फिल्माया गया था। 59 रिचर्ड हैरिसन ने लियोन को ईस्टवुड का सुझाव दिया क्योंकि हैरिसन जानते थे कि ईस्टवुड एक चरवाहे की भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। ईस्टवुड ने सोचा कि यह फिल्म उनकी रॉहाइड छवि से बचने का एक अवसर होगी। उन्होंने 11 सप्ताह के काम के लिए $15,000 के वेतन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पूरा होने पर एक मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल का बोनस भी शामिल था। 61 ईस्टवुड ने बाद में एक टीवी वेस्टर्न से ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स में बदलाव के बारे में कहा। 62 ईस्टवुड ने मैन विद नो नेम चरित्र की विशिष्ट दृश्य शैली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और हालांकि एक गैर धूम्रपान करने वाला, लियोन ने ईस्टवुड को सिगार पीने पर जोर दिया था क्योंकि वह चरित्र के लिए मुखौटा बनाने का प्रयास कर रहे थे। क्लिंटन ईस्टवुड जूनियर, जन्म 31 मई 1930, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्देशक है। वेस्टर्न टीवी सीरीज रॉहाइड में सफलता प्राप्त करने के बाद ईस्टवुड ने 1960 के दशक के मध्य में सर्जियो लियोन की डॉलर्स ट्रिलॉजी ऑफ स्पेगेटी वेस्टर्न में मैन विद नो नेम की भूमिका के साथ और 1970 और 1980 के दशक में 5 डर्टी हैरी फिल्मों में एंटीहीरो पुलिस अधिकारी हैरी कैलाहन की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इन भूमिकाओं ने अन्य के अलावा ईस्टवुड को मर्दांगी का एक स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया है। 4-5 1986 में चुने गए ईस्टवुड ने 2 साल तक कार्मेल बाय द सी, कैलिफोर्निया के मेयर के रूप में कार्य किया। ईस्टवुड की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं एडवेंचर कॉमेडी एवरी व्हिच वे बट लूज 1978 और इसकी एक्शन कॉमेडी सीक्वल एनी व्हिच वे यू कैन 1980 है। 6 ईस्टवुड की अन्य लोकप्रिय फिल्मों में वेस्टर्न हैंग एम हाई 1968, द आउटलॉ जोसी वेल्स 1976 और पेल राइडर 1985, एक्शन वॉर फिल्म वेयर ईगल्स डेयर 1968, जेल फिल्म एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज 1979, युद्ध फिल्म हार्टब्रेक रिज 1986, एक्शन फिल्म इन द लाइन ऑफ फायर 1993 और रोमांटिक ड्रामा द ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी 1995 शामिल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामित ईस्टवुड ने अपनी वेस्टर्न फिल्म अनफॉरगिवेन 1992 और अपने स्पोर्ट्स ड्रामा $1 मिलियन बेबी 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अपनी कई स्टार फिल्मों का निर्देशन करने के अलावा ईस्टवुड ने ऐसी फिल्में भी निर्देशित की है जिनमें वे नजर नहीं आए, जैसे मिस्ट्री ड्रामा मिस्टिक रिवर 2003 और युद्ध फिल्म लेटर्स फ्रॉम इवो जिमा 2006, जिसके लिए उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला, साथ ही कानूनी थ्रिलर जूरा 2024। उन्होंने जीवनी फिल्मों चेंजलिंग 2008, इनविक्टस 2009, अमेरिकन स्नाइपर 2014, सुली 2016 और रिचर्ड ज्वेल 2019 का भी निर्देशन किया। ईस्टवुड के पुरस्कारों में 4 अकादमी पुरस्कार,
4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 3 सीजर पुरस्कार और 1 AFI लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार शामिल है। 2000 में उन्हें इतालवी वेनिस फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन लॉयन पुरस्कार मिला, जो उनकी जीवन भर की उपलब्धियों का सम्मान करता है। फ्रांस के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित, उन्हें 1994 में कमांडर ऑफ द ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस और 2007 में लीजन ऑफ ऑनर मिलान। प्रारंभिक जीवन। मुख्य लेख। क्लिंट ईस्टवुड का प्रारंभिक जीवन और कार्य। ईस्टवुड का जन्म 31 मई 1930 को सैन फ्रांसिस्को के सेंट फ्रांसिस मेमोरियल अस्पताल में रूथ नी मार्गरेट बी रनर 1909 से 2006 और क्लिंटन ईस्टवुड 1906 से 1970 के घर हुआ था। अपने बेटे की प्रसिद्धि के दौरान रूथ को उनके दूसरे पति जॉन बेल्डेन वुड 1913 से 2004 के उपनाम से जाना जाता था, जिनसे उन्होंने क्लिंटन सीनियर की मृत्यु के बाद शादी की थी। 8 ईस्टवुड को अस्पताल की नर्सों द्वारा सैमसन उपनाम दिया गया था, क्योंकि जन्म के समय उनका वजन 11 पाउंड 6 औंस 5.2 किलोग्राम था। 9 10 उनकी एक छोटी बहन है, जीन बर्नहार्ट बी 1934। 11 वह अंग्रेजी, आयरिश, स्कॉटिश और डच वंश का है। 12 ईस्टवुड मेफ्लावर यात्री विलियम ब्रैडफोर्ड के वंशज है। 13 14 15 उनके परिवार ने 1930 के दशक के दौरान 3 बार स्थानांतरण किया, क्योंकि उनके पिता ने व्यवसाय बदल दिया था। 16 17 ईस्टवुड ने मीडिया साक्षात्कारों में जो संकेत दिया है उसके विपरीत, वे 1940 और 1949 के बीच स्थानांतरित नहीं हुए। 18 19 कैलिफोर्निया के पाइडमोंट में बसने वाले ईस्टवुड शहर के एक समृद्ध क्षेत्र में रहते थे। एक स्विमिंग पूल था, एक कंट्री क्लब का हिस्सा थे और प्रत्येक माता-पिता अपनी कार चलाते थे। 20 ईस्टवुड के पिता अपने अधिकांश कार्यकाल के दौरान जॉर्जिया पैसिफिक में एक विनिर्माण कार्यकारी थे। 21 जैसे जैसे क्लिंट और जीन बड़े हुए, रूथ ने IBM में लिपिक की नौकरी कर ली। 22 ईस्टवुड ने पीडमोंट मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। 23 जहां उन्हें खराब अकादमिक स्कोर के कारण रोक दिया गया था, और रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें समर स्कूल में भी भाग लेना पड़ा था। 18 जनवरी 1945 से कम जनवरी 1946 तक उन्होंने पीडमोंट हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन एथलेटिक फील्ड स्कोरबोर्ड पर एक स्कूल अधिकारी को अश्लील सुझाव लिखने और स्कूल के लॉन पर एक पुतला जलाने के लिए उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया। अन्य स्कूल उल्लंघनों के अलावा 24 उन्होंने ओकलैंड टेक्निकल हाई स्कूल में स्थानांतरित कर लिया और 2 फरवरी 1949 को स्नातक किया। 25 ईस्टवुड ने कई तरह की अजीबोगरीब नौकरियां कीं, जिनमें लाइफगार्ड, पेपर कैरियर, किराना क्लर्क, फॉरेस्ट फायर फाइटर और गोल्फ कैडी शामिल है। 26 ईस्टवुड ने कहा कि उन्होंने 1951 में सिएटल विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश की। 27 लेकिन इसके बजाय कोरियाई युद्ध के दौरान उन्हें संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती किया गया। 28 डॉन लूमिस ने यह सुनकर याद किया कि ईस्टवुड फोर्ट ऑर्ड के एक अधिकारी की बेटियों में से एक के साथ रोमांस कर रहे थे, जिसे पोस्टिंग के लिए नाम आने पर उन पर नजर रखने के लिए कहा गया होगा। 29 सिएटल में एक पूर्वनिर्धारित मुलाकात। 29 से लौटते समय वह एक डगलस एडी बमवर्षक विमान में यात्री थे, जिसका ईंधन खत्म हो गया और वह पॉइंट रेस के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 30-31 जीवन रक्षक राफ्ट का उपयोग करते हुए वह और पायलट। आजीविका। एंग एम हाई की रिलीज से पहले ईस्टवुड ने पहले ही कूगन्स ब्लफ 1968 पर काम करना शुरू कर दिया था, जो एरिजोना के एक डिप्टी शेरिफ के बारे में था, जो न्यूयॉर्क शहर में एक वांछित मनोरोगी अपराधी डॉन स्ट्राउड का पता लगा रहा था। $1 मिलियन का प्रस्ताव मिलने के बाद वह इसके लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ फिर से जुड़ गए, जो उनके पिछले वेतन से 2 गुना से भी अधिक था। 80 जेनिंग्स लैंग ने ईस्टवुड की मुलाकात डॉन सीगल से कराई, जो यूनिवर्सल का एक अनुबंध निदेशक था, जो बाद में ईस्टवुड का करीबी दोस्त बन गया। इस साझेदारी का निर्माण हुआ, जो 10 साल से अधिक समय तक चला
और 5 फिल्मों का निर्माण किया। 81 शूटिंग नवंबर 1967 में शुरू हुई, इससे पहले कि स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जाता। 82 फिल्म हिंसा के चित्रण के लिए विवादास्पद थी। 83 84 कूगन्स ब्लफ। 85 ईस्टवुड को युद्ध महाकाव्य वेयर ईगल्स डेयर 1968 के लिए $750,000 का भुगतान किया गया था। 86 जो द्वितीय विश्व युद्ध के एक दस्ते के बारे में है जो आल्प्स में गेस्टापो के घर में पैराशूट से उतरता है। रिचर्ड बर्टन ने दस्ते के कमांडर की भूमिका निभाई, जबकि ईस्टवुड उनके दाहिने हाथ के आदमी थे। ईस्टवुड को बैटमैन टेलीविजन शो में टू फेस के रूप में भी लिया गया था, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने से पहले श्रृंखला रद्द कर दी गई थी। 87 इसके बाद ईस्टवुड ने अपने करियर की एकमात्र संगीतमय फिल्म पेंट योर वैगन 1969 में अभिनय किया। ईस्टवुड और ली मार्विन ने सोने के खनिकों की भूमिका निभाई, जो एक नीलामी में एक मॉर्मन सेटलर्स की कम पसंदीदा पत्नी जीन सेबर्ग को खरीदते हैं। खराब मौसम और देरी ने उत्पादन को प्रभावित किया और फिल्म का बजट अंततः $20 मिलियन से अधिक हो गया, जो उस समय के लिए बहुत अधिक था। 88 फिल्म आलोचनात्मक या व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसे सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 89 1970 से 1989 निर्देशन की शुरुआत और डर्टी हैरी। ईस्टवुड ने डॉन सीगल द्वारा निर्देशित वेस्टर्न टू म्यूल्स फॉर सिस्टर सारा 1970 में शर्ली मैक्लेन के साथ अभिनय किया। फिल्म एक अमेरिकी भारे के सैनिक का अनुसरण करती है, जो नन के रूप में प्रच्छन्न एक वेश्या के साथ घुलमिल जाता है और मेक्सिको के सम्राट मैक्सिमिलियन आई के शासनकाल के दौरान जुआरिस्टा विद्रोहियों के एक समूह की मदद करता है। 90 91 ईस्टवुड ने फिर से एक रहस्यमय अजनबी की भूमिका निभाई, बिना दाढ़ी, सेरापे जैसी बनियान पहने और सिगार पीते हुए। 92 हालांकि इसे मध्यम समीक्षा मिली। 93 94 95 फिल्म को द न्यूयॉर्क टाइम्स गाइड टू द बेस्ट 1000 मूवीज एवर मेड में सूचीबद्ध किया गया है। 96 लगभग उसी समय केलीज हीरोज आखिरी फिल्म थी जिसमें ईस्टवुड ने अभिनय किया था, जिसे उनके अपने मालपासो प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। 97 यूगोस्लाविया और लंदन में शूट की गई। 98 फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसकी युद्धविरोधी भावनाओं को मान्यता मिली। 97 सीगल ने ईस्टवुड की अगली फिल्म द बेगाइल्ड 1971 का निर्देशन किया, जो एक घायल संघ सैनिक की कहानी है जिसे दक्षिणी लड़कियों के स्कूल की यौन रूप से दमित महिला गेराल्डिन पेज द्वारा अभिनीत द्वारा बंदी बना लिया जाता है। 99 रिलीज होने पर फिल्म को फ्रांस में बड़ी पहचान मिली और इसे फ्रांसीसी आलोचकों द्वारा ईस्टवुड की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। 100 हालांकि इसने $1 मिलियन से भी कम की कमाई की और ईस्टवुड और लैंग के अनुसार खराब प्रचार और ईस्टवुड की नपुंसक भूमिका के कारण फ्लॉप हो गई। 101 पोलैंड के वारसॉ में एक भित्ति चित्र जिसमें ईस्टवुड के डर्टी हैरी चरित्र का अंग्रेजी और एस्पेरांतो में उद्धरण के साथ उल्लेख किया गया है। 1971 में ईस्टवुड के करियर ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। 102 इरविंग लियोनार्ड की मृत्यु से पहले उन्होंने और ईस्टवुड ने मालपासो द्वारा प्ले मिस्टी फॉर मी का निर्माण करने के विचार पर चर्चा की थी, एक ऐसी फिल्म जो ईस्टवुड को वह कलात्मक नियंत्रण देने वाली थी जो वह चाहते थे और निर्देशक के रूप में उनकी शुरुआत थी। 103 पटकथा डेव ईस्टवुड नामक एक जैज डिस्क जॉकी के बारे में थी, जिसका एवलिन जेसिका वाल्टर के साथ एक आकस्मिक संबंध है। एक श्रोता जो रात में बार बार रेडियो स्टेशन पर फोन कर रही थी, उससे अपना पसंदीदा गाना एरोल गार्नर का मिस्टी बजाने के लिए कह रही थी। जब डेव उनके रिश्ते को खत्म कर देता है, तो पागल एवलिन एक जानलेवा पीछा करने वाली बन जाती है। 104 फिल्मांकन सितंबर 1970। 105 इस फिल्म को आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया, जैसे टाइम पत्रिका में जे कॉक्स, विलेज वॉयस में एंड्रयू सरिस और न्यूयॉर्क पोस्ट में आर्चर विंस्टन सभी ने फिल्म की प्रशंसा की।
साथ ही ईस्टवुड के निर्देशन कौशल और प्रदर्शन की भी। 106 फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए वाल्टर को गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार ड्रामा के लिए नामांकित किया गया था। 160 मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, उसने 6 गोलियां चलाईं या सिर्फ 5? खैर, सच कहूं तो इस उत्साह में मैं खुद ही भूल गया हूं। लेकिन चूंकि यह .44 मैग्नम है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली हैंडगन है और जो तुम्हारा सिर उड़ा देगी, तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं? अच्छा, क्या तुम खुद को भाग्यशाली मानते हो, बदमाश? ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स स्पेगेटी वेस्टर्न के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें लियोन ने पारंपरिक वेस्टर्न की तुलना में अधिक अराजक और उजाड़ दुनिया का चित्रण किया और नैतिक रूप से अस्पष्ट प्रतिनायक के साथ पश्चिमी नायक की अमेरिकी रूढ़ियों को चुनौती दी। फिल्म की सफलता ने ईस्टवुड को इटली में एक प्रमुख सितारा बना दिया। 64 और उन्हें त्रयी की दूसरी फिल्म फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर 1965 में अभिनय करने के लिए फिर से काम पर रखा गया। पटकथा लेखक लुसियानो विंसेंजोनी के प्रयासों के माध्यम से फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर और त्रयी की अंतिम फिल्म द गुड, द बैड एंड द अगली 1966 के अधिकार यूनाइटेड आर्टिस्ट्स को लगभग $9 लाख में बेचे गए। 65 जनवरी 1966 में ईस्टवुड ने न्यूयॉर्क शहर में निर्माता डिनो डे लॉरेंटिस से मुलाकात की और डे लॉरेंटिस की पत्नी सिल्वाना मंगानो के साथ एक गैर-पश्चिमी 5 भाग के एंथोलॉजी प्रोडक्शन द विचेस लेस्ट्रेगे 1967 में अभिनय करने के लिए सहमत हुए। 66 ईस्टवुड की 19 मिनट की किस्त को शूट करने में केवल कुछ दिन लगे, लेकिन उनके प्रदर्शन ने आलोचकों को खुश नहीं किया। एक ने लिखा, उनका कोई अन्य प्रदर्शन इतना अनक्लिंट लायक नहीं है। 67 2 महीने बाद ईस्टवुड ने द गुड, द बैड एंड द अगली पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने फिर से रहस्यमयी आदमी का किरदार निभाया जिसका कोई नाम नहीं था। ली वैन क्लीफ एक क्रूर भाग्य साधक के रूप में लौटे, जबकि एली वॉलाच ने मैक्सिकन डाकू टुको रामिरेज की भूमिका निभाई। कहानी में कब्रिस्तान में दफन कॉन्फेडरेट सोने के भंडार की खोज शामिल थी। एक दृश्य के फिल्मांकन के दौरान, जिसमें एक पुल को उड़ा दिया गया था, ईस्टवुड ने वॉलाच से एक पहाड़ी की चोटी पर वापस जाने का आग्रह किया। मैं इन चीजों के बारे में जानता हूं, उन्होंने कहा, जितना हो सके विशेष प्रभावों और विस्फोटकों से दूर रहें। 68 कुछ मिनट बाद वाया शब्द को लेकर क्रू के बीच भ्रम की स्थिति के परिणामस्वरूप समय से पहले विस्फोट हो गया जो वॉलाच को मार सकता था। 68 मैं इसे शब्दों की अर्थव्यवस्था के साथ निभाना चाहता था और रवैये और हरकतों के माध्यम से इस पूरी भावना को पैदा करना चाहता था। यह बिल्कुल वैसा ही किरदार था जिसकी मैंने लंबे समय से कल्पना की थी, रहस्य को बनाए रखना और अतीत में जो कुछ हुआ था उसका संकेत देना। यह इतने लंबे समय तक रोहाइड करने की निराशा के बाद आया। मुझे लगा कि जितना कम वह बोलता है, उतना ही वह मजबूत होता जाता है और दर्शकों की कल्पना में उतना ही बढ़ता जाता है। ईस्टवुड मैन विद नो नेम किरदार निभाने पर 69 ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स 1964 में बिना नाम वाले आदमी के रूप में। डॉलर्स ट्रायोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1967 तक जारी नहीं हुई थी, जब 18 जनवरी को ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स खुली। उसके बाद 10 मई को फॉर ए फ्यू डॉलर्स मोर और 29 दिसंबर को द गुड, द बैड एंड द अगली रिलीज हुई। 70 तीनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, विशेष रूप से द गुड, द बैड एंड द अगली, जिसने अंतः किराए की आय में $8 मिलियन कमाए और ईस्टवुड को एक प्रमुख फिल्म स्टार में बदल दिया, जिसे 1968 में क्विगली के टॉप 10 मनी मेकिंग स्टार्स पोल में पहली बार 5वें स्थान पर रखा गया। 70 71 तीनों को खराब समीक्षा मिली और ईस्टवुड के लिए अमेरिकी फिल्म आलोचकों का सम्मान जीतने की लड़ाई की शुरुआत हुई। 72 जूडिथ क्रिस्ट ने ए फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स को सस्ता बताया। 73 द न्यूयॉर्क टाइम्स की रेनाटा एडलर ने कहा कि द गुड, द बैड एंड द अगली अपनी विशिष्ट शैली के इतिहास में सबसे महंगी, पवित्र और विकर्षक फिल्म थी। 74 टाइम पत्रिका ने फिल्म के लकड़ी के अभिनय,
विशेष रूप से ईस्टवुड की ओर ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कुछ आलोचकों जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी और बॉस्ली क्रॉथर ने उनकी शांतता की प्रशंसा की। 75 लियोन की सिनेमेटोग्राफी को व्यापक रूप से सराहा गया, यहाँ तक कि आलोचकों ने भी अभिनय की निंदा की। 72 स्टारडम ने ईस्टवुड को और भूमिकाएं दिलाईं। उन्होंने अमेरिकी संशोधनवादी वेस्टर्न हैंग एम हाई 1968 में इंगर स्टीवंस, पैट हिंगल, एड बेगली के साथ अभिनय करने के लिए हस्ताक्षर किए। 76 एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो मार्शल का बैज लेता है और निगरानीकर्ताओं द्वारा लिंच किए जाने और मरने के लिए छोड़े जाने के बाद एक कानूनविद के रूप में बदला लेना चाहता है। 77 फिल्म ने ईस्टवुड को $4 लाख और इसके नेट बॉक्स ऑफिस का 25% कमाया। $76 ट्रायोलॉजी से अर्जित धन का उपयोग करते हुए ईस्टवुड के सलाहकार इरविंग लियोनार्ड ने ईस्टवुड की अपनी प्रोडक्शन कंपनी मालपासो प्रोडक्शंस की स्थापना में मदद की, जिसका नाम कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी काउंटी में ईस्टवुड की संपत्ति पर मालपासो क्रीक के नाम पर रखा गया। 38 वर्षीय अभिनेता फिल्म की रिलीज से 1 महीने पहले तक अपेक्षाकृत अज्ञात थे, जैसा कि सिंडिकेटेड स्तंभकार डोरोथी मैनर्स द्वारा जुलाई 1968 में प्रकाशित समाचार आइटम से पता चलता है। सड़क पर कहावत वाला आदमी अभी भी पूछ रहा है, क्लिंट ईस्टवुड कौन है? 78 लियोनार्ड ने हैंग एम हाई को यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के साथ एक संयुक्त प्रोडक्शन के रूप में व्यवस्थित किया। 79 जब यह अगस्त में खुला तो यूनाइटेड आर्टिस्ट्स के इतिहास में इसका सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड था। हैंग एम हाई को न्यूयॉर्क पोस्ट के आर्चर विंस्टन सहित आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया, जिन्होंने इसे गुणवत्ता, साहस, खतरे और उत्साह से भरपूर एक पश्चिमी फिल्म कहा। हैरी और रीटा फिंक द्वारा लिखित डर्टी हैरी 1971 एक कठोर न्यूयॉर्क शहर, बाद में सैन फ्रांसिस्को में बदल गया, के पुलिस इंस्पेक्टर हैरी कैलाहन पर केंद्रित है, जो किसी भी तरह से एक मनोरोगी हत्यारे को रोकने के लिए दृढ़ है। 108 डर्टी हैरी को यकीनन ईस्टवुड का सबसे यादगार किरदार बताया गया है और इस फिल्म को लूज कैनन कॉप शैली का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया है। 109 110 लेखक एरिक लिचेमफेल्ड का तर्क है कि डर्टी हैरी के रूप में ईस्टवुड की भूमिका ने एक्शन फिल्म शैली का पहला सच्चा आदर्श स्थापित किया। 111 उनकी पंक्तियों, ऊपर उद्धृत, को गैरी जेम्स और रिचर्ड वेनोला जैसे आग्नेयास्त्र इतिहासकारों द्वारा उस ताकत के रूप में माना जाता। 112 113 दिसंबर 1971 में रिलीज हुई डर्टी हैरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $22 मिलियन कमाए। 114 यह सीगल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और हैरी कैलाहन के किरदार वाली फिल्मों की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। हालांकि कई आलोचकों ने डर्टी हैरी के रूप में ईस्टवुड के प्रदर्शन की प्रशंसा की, जैसे कि जे कॉक्स, जिन्होंने उन्हें अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देते हुए तनावपूर्ण, कठोर, अपने किरदार के साथ अंतर्निहित पहचान से भरा बताया। 115 फिल्म की व्यापक रूप से फांसीवादी होने के कारण आलोचना भी की गई। 116 117 118 पिछले 2 वर्षों से दूसरे स्थान पर रहने के बाद ईस्टवुड को 1972 में क्विगली के टॉप 10 मनी मेकिंग स्टार्स पोल में पहले स्थान पर और फिर 1973 में वोट दिया गया। 119 शॉन कॉनरी की इस घोषणा के बाद कि वे फिर से जेम्स बॉन्ड की भूमिका नहीं निभाएंगे, ईस्टवुड को यह भूमिका ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया, यह किसी और का काम था, यह शॉन का काम है, मुझे यह करना सही नहीं लगा। 120 इसके बाद उन्होंने अकेले वेस्टर्न जो किड 1972 में अभिनय किया, जो रीस लोपेज तिजेरिना से प्रेरित एक चरित्र पर आधारित थी, जिसने जून 1967 में न्यू मैक्सिको के टिएरा अमरिला में एक कोर्ट हाउस पर धावा बोला था। फिल्मांकन के दौरान ईस्टवुड को ब्रोंकियल संक्रमण और कई पैनिक अटैक के लक्षण झेलने पड़े। 121 जो किड को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रोजर ग्रीनस्पून ने लिखा कि यह मूर्खतापूर्ण प्रतीकवाद और ढीले संपादन के साथ उल्लेखनीय नहीं था, हालांकि उन्होंने ईस्टवुड के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 122 निर्देशक के रूप में ईस्टवुड की पहली वेस्टर्न हाई प्लेन्स ड्रिफ्टर
1973 थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। फिल्म में एक नैतिक और अलौकिक विषय था, जिसे बाद में पेल राइडर में दोहराया गया। कथानक एक रहस्यमय अजनबी, ईस्टवुड, का अनुसरण करता है, जो एक चिंताग्रस्त पश्चिमी शहर में आता है, जहां लोग उसे जल्द ही रिहा होने वाले 3 अपराधियों से बचाने के लिए काम पर रखते हैं। फिल्म के दौरान भ्रम बना रहता है कि क्या अजनबी डिप्टी का भाई है, जिसे अपराधियों ने पीट-पीट कर मार डाला था, या उसका भूत। कथानक में छेद काले हास्य और रूपक से भरे हुए थे, जो लियोन से प्रभावित थे। 123 संशोधनवादी फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता थी। कई आलोचकों ने सोचा कि ईस्टवुड का निर्देशन जितना अभिव्यंजक था उतना ही व्युत्पन्न था। सैटरडे रिव्यू के आर्थर नाइट ने टिप्पणी की कि ईस्टवुड ने सीगल और लियोन के दृष्टिकोणों को आत्मसात कर लिया था और उन्हें समाज के अपने स्वयं के पागल दृष्टिकोण के साथ मिला दिया था। 124 जॉन वेन, जिन्होंने फिल्म में भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था, ने फिल्म की रिलीज के तुरंत बाद ईस्टवुड को एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने शिकायत की कि शहर के लोग अमेरिकी अग्रणी की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वह भावना जिसने अमेरिका को महान बनाया। 125 ब्रीजी में विलियम होल्डन का निर्देशन, 1972। इसके बाद ईस्टवुड ने अपना ध्यान ब्रीजी, 1973 की ओर लगाया, जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और एक किशोर लड़की के बीच पनपते प्यार की कहानी है। फिल्म के लिए कास्टिंग के दौरान ईस्टवुड की पहली बार सोंद्रा लोके से मुलाकात हुई, एक अभिनेत्री जिसने अगले 10 वर्षों में उनकी 6 फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गईं। 126 के लेंस को ब्रीजी का हिस्सा मिला क्योंकि 29 साल की लोके उस किरदार की उम्र से लगभग दोगुनी थी। ईस्टवुड और फ्रैंक स्टेनली द्वारा बहुत तेजी और कुशलता से शूट की गई यह फिल्म बजट से $1 मिलियन कम में बनी और तय समय से 3 दिन पहले ही पूरी हो गई। 130 ब्रीजी कोई बड़ी आलोचनात्मक या व्यावसायिक सफलता नहीं थी। 8 ब्रीजी का फिल्मांकन समाप्त होने के बाद वार्नर ने घोषणा की कि ईस्टवुड मैग्नम फोर्स 1973 में कैलाहन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने के लिए सहमत हो गए हैं, जो कि डर्टी हैरी का सीक्वल है, जो सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के बदमाश युवा अधिकारियों, उनमें डेविड सोल, रॉबर्ट यूरिच और टिम मैथेसन भी शामिल है, के एक समूह के बारे में है, जो शहर के सबसे बुरे अपराधियों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर देते हैं। 131 हालांकि फिल्म रिलीज के बाद एक बड़ी सफलता थी, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में $58.1 मिलियन की कमाई की, ईस्टवुड के लिए एक रिकॉर्ड। यह एक आलोचनात्मक सफलता नहीं थी। 132 133 न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचक नोरा सायरे ने फिल्म के अक्सर विरोधाभासी नैतिक विषयों की आलोचना की, जबकि पेपर के फ्रैंक रिच ने इसे वही पुरानी चीज कहा। ईस्टवुड ने ब्रोंको बिली, 1980 का निर्देशन किया और इसमें लोके, स्कैटमैन क्रॉथर्स और सैम बॉटम्स के साथ शीर्षक भूमिका निभाई। 156 फिल्मांकन 1 अक्टूबर 1979 को बोइस मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शुरू हुआ और इसे $5 मिलियन के बजट पर 5.5 सप्ताह में शूट किया गया। 141 ईस्टवुड ने ब्रोंको बिली को अपने करियर की सबसे सुकून भरी शूटिंग में से एक बताया है और जीवनी लेखक रिचर्ड स्किकेल ने तर्क दिया है कि ब्रोंको बिली ईस्टवुड का सबसे आत्मसंदर्भित चरित्र है। 157 158 फिल्म एक व्यावसायिक निराशा थी। 159 लेकिन आलोचकों द्वारा पसंद की गई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने लिखा कि यह फिल्म काफी समय में क्लिंट ईस्टवुड की सबसे अच्छी और मजेदार फिल्म थी। 160 1980 में बाद में रिलीज हुई एनी व्हिच वे यू कैन, एवरी व्हिच वे बट लूज की अगली कड़ी थी और इसमें ईस्टवुड भी थे। फिल्म को आलोचकों से कई खराब समीक्षाएं मिली, हालांकि मैस्लिन ने इसे अपने पूर्ववर्ती से ज्यादा मजेदार और बेहतर बताया। 159 क्रिसमस के मौसम में सिनेमाघरों में एनी व्हिच वे यू कैन ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शीर्ष 5 फिल्मों में शुमार हुई। 161 1981 में ईस्टवुड
ईस्टवुड ने क्लैंसी कार्लिले के अवसाद युग के उपन्यास पर आधारित होन्की टोंक मैन 1982 का निर्देशन और अभिनय किया। ईस्टवुड ने एक संघर्षशील पश्चिमी गायक रेड स्टोवाल का किरदार निभाया है, जो तपेदिक से पीड़ित है, लेकिन आखिरकार उसे ग्रैंड ओले ओपरी में बड़ा नाम बनाने का मौका दिया गया है। वह अपने छोटे भतीजे, असल जिंदगी के बेटे काइल द्वारा अभिनीत के साथ नैशविले, टेनेसी जाता है, जहां उसे एक गाना रिकॉर्ड करना है। केवल टाइम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म की अच्छी समीक्षा की, जिसमें अधिकांश समीक्षकों ने इसके मौन हास्य और त्रासदी के मिश्रण की आलोचना की। 162 फिर भी फिल्म को फ्रांस में अधिक सकारात्मक स्वागत मिला, जहां इसकी तुलना जॉन फोर्ड की द ग्रेप्स ऑफ रैथ से की गई। 163 क्रेग थॉमस द्वारा लिखे गए इसी नाम के 1977 के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग होन्की टोंक मैन से पहले हुई थी, लेकिन बाद में रिलीज हुई। शीत युद्ध के कारण रूसी फिल्मांकन स्थान संभव नहीं थे और फिल्म को यूरेशियन कहानी के कई स्थानों का अनुकरण करने के लिए वियना और ऑस्ट्रिया के अन्य स्थानों पर शूट किया जाना था। $20 मिलियन की उत्पादन लागत के साथ यह उस समय ईस्टवुड की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म थी। 165 पीपल पत्रिका ने ईस्टवुड के प्रदर्शन की तुलना डर्टी हैरी की आत्मा में फंसे ल्यूक स्काईवॉकर से की। 165 ईस्टवुड ने चौथी डर्टी हैरी फिल्म सरेन इम्पैक्ट 1983 का निर्देशन और अभिनय किया, जिसे श्रृंखला की सबसे अंधेरी और सबसे हिंसक फिल्म माना जाता है। 166 इस समय तक ईस्टवुड को उनके द्वारा अभिनीत और निर्देशित फिल्मों से सभी मुनाफे का 60% प्राप्त हुआ, बाकी स्टूडियो को गया। 167 सरेन इम्पैक्ट लॉक के साथ उनका अंतिम ऑनस्क्रीन सहयोग था। वह एक मध्यम आयु वर्ग की चित्रकार की भूमिका निभाती है, जो अपनी बहन के साथ कहानी के घटित होने से कई साल पहले सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी और बलात्कारियों की व्यवस्थित हत्या करके अपनी बहन की अब वनस्पति अवस्था का बदला लेना चाहती है। लाइन आगे बढ़ो, मेरा दिन बना दो, ईस्टवुड द्वारा कॉफी शॉप में शुरुआती दृश्य के दौरान कही गई, को सिनेमा की अमर पंक्तियों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है। 168, 169, 170 यह फिल्म द एनफोर्सर के बाद डर्टी हैरी फिल्मों में दूसरी सबसे ज्यादा व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म थी, जिसने $70 मिलियन कमाए। इसे बहुत सकारात्मक समीक्षाएं मिली। कई आलोचकों ने बलात्कार के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणामों की खोज के जरिए फिल्म के नारीवादी पहलुओं की प्रशंसा की। 171 टाइटरोप 1984 में ईस्टवुड ने जेनेविव बुजॉल्ट के साथ एक उत्तेजक थ्रिलर में अभिनय किया था, जो एक मायावी बे एरिया बलात्कारी के बारे में समाचार पत्रों के लेखों से प्रेरित थी। डर्टी हैरी फिल्मों के साथ भ्रम से बचने के लिए न्यू ऑरलियंस में सेट 172 ईस्टवुड ने एक तलाकशुदा पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो अपने लक्ष्य के प्रताड़ित मनोविज्ञान और सैडोमैसोचिज्म के प्रति आकर्षण से आकर्षित था। 173 टाइटरोप एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक हिट थी और 1984 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली आर-रेटेड फिल्म बन गई। 174 ईस्टवुड ने अगली बार क्राइम कॉमेडी सिटी हीट 1984 में भी में बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ अभिनय किया। यह फिल्म एक पूर्व पुलिस वाले से निजी जासूस बने व्यक्ति और उसके पूर्व पुलिस लेफ्टिनेंट साथी के बारे में थी। 1930 के दशक के निषेध युग में गैंगस्टरों के साथ। 175 बर्ट रेनॉल्ड्स और लोनी एंडरसन के साथ सिटी हीट 1984 के प्रीमियर पर ईस्टवुड और लॉक पश्चिमी एक ऐसा दौर गुजर चुका है जिसमें अग्रणी अकेला व्यक्ति समाज के लाभ के बिना अकेले काम करता है। इसका आमतौर पर किसी तरह के प्रतिशोध से कुछ लेना देना होता है। वह खुद ही प्रतिशोध का ख्याल रखता है, पुलिस को नहीं बुलाता। रॉबिन हुड की तरह यह आखिरी मर्दाना सीमा है। रोमांटिक मिथक, मुझे लगता है, हालांकि आज रोमांटिक के बारे में सोचना मुश्किल है। एक पश्चिमी में आप सोच सकते हैं, जीसस, एक समय था जब आदमी अकेला था, घोड़े पर सवार, वहां जहां आदमी ने अभी तक जमीन को खराब नहीं किया था। ईस्टवुड पश्चिमी एकाकी लोगों को चित्रित करने के दार्शनिक आकर्षण पर
176 ईस्टवुड ने टीवी निर्देशन में अपना एकमात्र प्रयास अमेजिंग स्टोरीज के एपिसोड वेनेसा इन द गार्डन 1985 के साथ किया, जिसमें हार्वे कीटल और लोके ने विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई थी। यह स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ उनका पहला सहयोग था, जिन्होंने बाद में फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स और लेटर्स फ्रॉम इवो जिमा का सहनिर्माण किया था। 177 वे वेस्टर्न शैली की फिर से यात्रा करेंगे जब उन्होंने पेल राइडर 1985 में निर्देशन और अभिनय किया, जो क्लासिक वेस्टर्न शेन 1953 पर आधारित फिल्म थी और 1850 के कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान खनिकों के पक्ष में सियरास के मिस्ट से उतरते हुए एक उपदेशक का अनुसरण करती है। 178 शीर्षक एपोकेलिप्स के 4 घुड़सवारों का संदर्भ है, क्योंकि पीले घोड़े का सवार मृत्यु है। 179 इसे 1985 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक और काफी समय तक प्रदर्शित होने वाली सर्वश्रेष्ठ वेस्टर्न फिल्मों में से एक माना गया। शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने टिप्पणी की, यह वर्ष 1985 फिल्म इतिहास में उस क्षण के रूप में दर्ज किया जाएगा जब क्लिंट ईस्टवुड ने आखिरकार एक कलाकार के रूप में सम्मान अर्जित किया। 180 ईस्टवुड ने 1983 में ग्रेनेडा पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के बारे में सैन्य नाटक हार्टब्रेक रिज 1986 में मार्शा मेसन के साथ सहअभिनय किया। उन्होंने वियतनाम युद्ध के एक संयुक्त राज्य मरीन कॉर्प्स गनरी सार्जेंट के दिग्गज की भूमिका निभाई, जिसे पता चलता है कि वह अपनी सैन्य सेवा के अंत के करीब है। ईस्टवुड और लंबे समय के दोस्त और निर्माता फ्रिज मेंस के बीच आंतरिक मतभेदों के कारण उत्पादन और फिल्मांकन प्रभावित हुआ, साथ ही ईस्टवुड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच भी, जिसने फिल्म के लिए अवमानना व्यक्त की थी। 181 182 उस समय फिल्म एक आलोचनात्मक सफलता के बजाय एक व्यावसायिक सफलता थी और हाल के दिनों में इसे और अधिक अनुकूल रूप से देखा जाने लगा है। 183 फिल्म ने घरेलू स्तर पर $70 मिलियन की कमाई की। 184 ईस्टवुड ने जेफ ब्रिजेस और जॉर्ज कैनेडी के साथ मिलकर दोस्ती भरी एक्शन फिल्म थंडरबोल्ट एंड लाइटफुट 1974 बनाई, जो एक अनुभवी बैंक लुटेरे थंडरबोल्ट ईस्टवुड और एक युवा ठग लाइटफुट ब्रिजेस के बारे में एक रोड मूवी थी। 1974 के वसंत में रिलीज होने पर इस फिल्म को इसके अनोखे कॉमेडी के लिए सराहा गया, जिसमें उच्च रहस्य और त्रासदी का मिश्रण था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर केवल मामूली सफलता थी, जिसने $32.4 मिलियन की कमाई की। 134 ईस्टवुड के अभिनय को आलोचकों ने नोट किया, लेकिन ब्रिजेस के कारण यह फीका पड़ गया, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ईस्टवुड कथित तौर पर अकादमी पुरस्कार में अपने लिए मान्यता की कमी से नाराज थे। 1974 में द ईगर सैंक्शन फिल्म की शूटिंग के दौरान ईस्टवुड की अगली फिल्म द ईगर सैंक्शन 1975 ट्रेवियन के इसी नाम के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जासूसी उपन्यास पर आधारित थी। ईस्टवुड ने जोनाथन हेमलॉक की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से पॉल न्यूमैन के लिए बनाई गई भूमिका थी, एक हत्यारा जो कॉलेज कला प्रोफेसर बन गया, जो एक दुर्लभ पिसारो पेंटिंग के बदले में एक आखिरी अनुमोदन के लिए अपने पूर्व पेशे में लौटने का फैसला करता है। इस प्रक्रिया में उसे खतरनाक परिस्थितियों में स्विट्जरलैंड में ईगर के उत्तरी चेहरे पर चढ़ना होगा। माइक हूवर ने 12 अगस्त को ग्रिंडेलवाल्ड, स्विट्जरलैंड में फिल्मांकन शुरू होने से पहले 1974 की गर्मियों में योसेमाइट में कई हफ्तों की तैयारी के दौरान ईस्टवुड को चढ़ना सिखाया। 136 137 ईगर के खतरों के बारे में पूर्व चेतावनियों के बावजूद ईस्टवुड 138 139 मई 1975 में रिलीज होने पर द ईगर सैंक्शन व्यावसायिक रूप से मामूली रूप से सफल रही, जिसने बॉक्सऑफिस पर $14.2 मिलियन कमाए और मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त की। 140 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जॉय गोल्ड बॉयम ने फिल्म को क्रूर कल्पना के रूप में खारिज कर दिया। 140 141 ईस्टवुड ने फिल्म के खराब प्रचार के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो को दोषी ठहराया और फ्रैंक वेल्स के माध्यम से वार्नर ब्रदर्स के साथ एक समझौता करने के लिए उनसे मुंह मोड़ लिया, जो आज तक चला है।
142 चीफ डैन जॉर्ज, लॉक और ईस्टवुड के साथ सांता फे, न्यू मैक्सिको में एक बारबेक्यू में द आउटलॉ जोसी वेल्स 1976 का प्रचार करते हुए। आउटलॉ जोसी वेल्स 1976 एसा कार्टर के 1972 के इसी नाम के उपन्यास से प्रेरित एक वेस्टर्न। 143 में मुख्य पात्र जोसी वेल्स, ईस्टवुड, एक समर्थक संघी गुरिल्ला के रूप में है, जो अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद अपने हथियार डालने से इनकार कर देता है और उसे पुराने दक्षिण पश्चिम में प्रवर्तकों के एक समूह द्वारा पीछा किया जाता है। सहायक कलाकारों में लोके उसकी प्रेमिका के रूप में और चीफ डैन जॉर्ज एक बुजुर्ग चेरोकी के रूप में शामिल थे, जो वेल्स के साथ दोस्ती करता है। निर्देशक फिलिप कॉफमैन को अक्टूबर 1975 में ईस्टवुड के आदेश के तहत निर्माता बॉब डेली द्वारा शूटिंग के 3 सप्ताह बाद निकाल दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका 144 यह फिल्म इडाहो के सन वैली सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में वेस्टर्न मूवीज मिथ्स एंड इमेजेज नामक 6 दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्री-स्क्रीन की गई थी। स्क्रीनिंग में कई जाने-माने फिल्म समीक्षकों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें जे कॉक्स और आर्थर नाइट शामिल थे। किंग विडोर, विलियम वाइलर और हॉवर्ड हॉक्स जैसे निर्देशक और कई शिक्षाविद। 145 1976 की गर्मियों में रिलीज होने पर द आउटलॉ जोसी वेल्स को व्यापक रूप से सराहा गया। कई आलोचकों और दर्शकों ने ईस्टवुड की भूमिका को एक प्रतिष्ठित भूमिका के रूप में देखा, जो अमेरिका के पैतृक अतीत और अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद राष्ट्र की नीति से संबंधित थी। 145 रोजर एबर्ट 147 इसके बाद ईस्टवुड को फ्रांसिस कोपोला की एपोकेलिप्स नाव में बेंजामिन एल विलार्ड की भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह फिलीपींस में लोकेशन पर हफ्तों बिताना नहीं चाहते थे। 148 149 उन्होंने टेड पोस्ट की वियतनाम युद्ध फिल्म गो टेल द स्पार्टन्स 148 में एक प्लाटून लीडर की भूमिका से भी इनकार कर दिया और इसके बजाय तीसरी डर्टी हैरी फिल्म द एनफोर्सर 1976 बनाने का फैसला किया। फिल्म में कैलाहन ने एक नई महिला अधिकारी टाइन डेली के साथ सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के एक समूह का सामना किया, जो सिम्बियोनीज लिबरेशन आर्मी जैसा था। फिल्म अल्काट्राज द्वीप पर गोलीबारी के साथ समाप्त होती है। यह 95 मिनट की पिछली डर्टी हैरी फिल्मों की तुलना में काफी छोटी थी। 150 लेकिन यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। द गॉन्टलेट 1977 में ईस्टवुड और लोके। ईस्टवुड ने द गॉन्टलेट 1977 का निर्देशन और अभिनय किया, जिसमें लोके, पैट हिंगल, विलियम प्रिंस, बिल मैक्किनी और मारा कॉर्डे शामिल थे। इस फिल्म में वह एक हताश पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसे एक वेश्या को लास वेगास से फीनिक्स तक भीड़ के खिलाफ गवाही देने के लिए ले जाने का काम सौंपा गया है। हालांकि दर्शकों के बीच यह एक मध्यम हिट थी, लेकिन आलोचकों की फिल्म के बारे में मिश्रित भावनाएं थीं। कई लोगों का मानना था कि यह अत्यधिक हिंसक थी। इसके विपरीत एबर्ट ने फिल्म को 3 सितारे दिए और इसे क्लासिक क्लिंट ईस्टवुड, तेज, उग्र और मजेदार कहा। 152 एवरी व्हिच वे बट लूज 1978 में उन्होंने एक अप्रत्याशित ऑफबीट कॉमेडी भूमिका निभाई थी। उनका किरदार फिलोबेडो एक ट्रक यह फिल्म रिलीज होने पर आश्चर्यजनक रूप से सफल साबित हुई और उस समय तक ईस्टवुड की सबसे व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म बन गई। आलोचकों द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद यह उनके करियर की बॉक्स ऑफिस सफलताओं में उच्च स्थान पर रही और 1978 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 153 ईस्टवुड ने एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज 1979 में अभिनय किया, जो सीगल द्वारा निर्देशित उनकी आखिरी फिल्म थी। यह फ्रैंक ली मॉरिस की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जो जॉन और क्लेरेंस एंगलिन के साथ 1962 में कुख्यात अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंटरी से भाग निकले थे। फिल्म एक बड़ी सफलता थी। द न्यू रिपब्लिक के स्टेनली कॉफमैन ने इसे क्रिस्टलीय सिनेमा 154 के रूप में सराहा और टाइम के फ्रैंक रिच ने इसे शांत सिनेमाई अनुग्रह के रूप में वर्णित किया। 155 दोस्तों, रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो ये रिलीज़ होते हुए हमें 19 जुलाई 1972 को देखने को मिली है और 6.2 मिलियन का इसका
जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो बेहतरीन रहा है। बाकी मैंने पूरी डिटेल बता दी है। आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।